हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस इज मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। फ्रेंड्स, आप लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो? ज़्यादातर लोग तो यही जवाब देंगे, हाँ सर हम पढ़ते हैं। ज़्यादातर लोगों को मालूम है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर्स की जरूरत पड़ती है। ब्रेकिंग न्यूज़ पता होना चाहिए। बट तुम्हें मालूम है कि तुम्हें एग्जाम में कभी भी फैक्ट्स नहीं पूछने वाले। कभी भी तुम्हें ये नहीं पूछने वाले एग्जैक्टली हुआ क्या है। दैट इज नॉट हाउ इट इज गोइंग टू बी आस्क्ड। दे आर गोइंग टू आस्क यू हाउ इज दैट पार्ट ऑफ द न्यूज़ कनेक्टेड टू योर सिलेबस। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में फैक्ट्स के मार्क्स नहीं मिलते, इंटरकनेक्शन ऑफ फैक्ट्स के मार्क्स मिलते। चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे कोई न्यूज आइटम हो, चाहे कोई तुमने आर्टिकल पढ़ा हो, चाहे तुम्हें कोई फैक्ट मालूम हो, कोई इंटरेस्टिंग थॉट प्रोसेस हो, इट डज नॉट हेल्प यू अनटिल अनलेस आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स पता हो। तो ये एक कोशिश है आप सब लोगों के लिए कि जो भी करंट अफेयर्स जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, उस करंट अफेयर की सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको दी जाए। और ये सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। एज यूपीएससी एस्पिरेंट्स आप भी, कोई साधारण नागरिक ये देख रहा है वीडियो, वो भी समझ जाएगा कि इस कॉम्प्लिकेटेड करंट अफेयर में जो आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस या फॉर दैट मैटर किसी भी न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, कुछ उस पर पता नहीं क्या क्या लिखा होता है, तो उसको एक्चुअली सिंपल वर्ड्स में समझाना भी तो हमारा फर्ज है। तो ये है पॉलिटी की दुनिया बाय मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। और मैंने अभी 3 करंट अफेयर्स चूज किए अभी तक के लिए नवंबर 2023 में, जो मुझे लगता है कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाट माय इंटेंशन इज। अगले कुछ मिनट्स में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर फ्यू ऑफ द करंट अफेयर्स जो हमारे यहाँ पर हुआ है। और तुम इसमें पार्टिसिपेट भी करो, कमेंट सेक्शन में आंसर भी दो। देखते हैं तुम्हारे और विचार मिलते हैं या नहीं। इनफैक्ट तुम प्रेडिक्ट कर पाते हो कि नहीं भविष्य में क्या होने वाला है, बिकॉज ये एक्चुअली ब्रेकिंग न्यूज है, एक्चुअली करंट अफेयर है। तो देखते हैं क्या होने वाला है, क्या तुम इसको गेस कर पाते हो या नहीं। So before we start, we are on an academy, which is the largest online learning platform in India, with the best of the best educators in all the subjects, prelims से लेकर मेंस, मेंस से लेकर ऑप्शनल, ऑप्शनल लेकर इंटरव्यू तक हम आपका साथ देंगे। एक रफ्तार बैच आ रहा है हमारा क्रैश कोर्स फॉर यूपीएससी सीएससी 2024। तो 2024 में जो एस्पिरेंट्स एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए क्रैश कोर्स है। उसी तरह से एक फाउंडेशन बैच है जो कि 2025 के लिए, 2025 के लिए जो स्टूडेंट्स एग्जाम देना चाहते हैं उन लोगों के लिए। इस दौरान के लिए इन कोर्सेज के लिए 50% अप टू 50% ऑफ अन अकेडमी आपके लिए लेकर आए। अलॉन्ग साइड विद दैट 6 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी मिलेगा। अभी अभी ऑफर एक्सटेंड हुआ है, ये खत्म हो गया था 26 नवंबर को, अभी ये एक्सटेंड किया है आप लोगों की पॉपुलर डिमांड पर। तो लाइव क्लास विद टॉप एजुकेटर्स, लेक्चर्स विद पीपीटी, प्रीलिम्स, टेस्ट सीरीज, मेंस इवैल्यूएशन, टीचर ट्रेनिंग, वन ऑन वन मेंटरशिप, सब कुछ आपको मिलेगा। याद रखने वाली चीज है कि आप कोड यूज करो सेट लाइव, SIDLIVE। आप अन अकेडमी की वेबसाइट पे जाओ, फिर अन अकेडमी की वेबसाइट पे जहां पर रेफरल कोड है वहां पर ये डाल दो, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सेट लाइव, SIDLIVE। उसी तरह से द क्रैश कोर्स फॉर प्रीलिम्स 2024, उसी का ये कंप्लीट डिटेल है। अगेन रिमेंबर द कोड सेट लाइव, SIDLIVE एंड जॉइन दिस। So these are foundation batches for 25, and similarly this are the all the optional courses जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। मेक श्योर दैट आप इस सब का पार्टिसिपेट कर लो। वेरी नाइस। तो इसका फायदा उठाते हैं, और अगर तुम्हारे पास मनी का इशू है तो अन अकेडमी आपको 0% EMI पर ये मदद कर रहा है। 4364 विच इज वेरी लेस, उस पर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो हम लोग 3 न्यूज़ आइटम्स को इस टाइम पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है नवंबर 2023 में। अब बहुत सारी और भी न्यूज़ होगी, लेकिन मैंने इन तीनों को चूज़ किया। और अगर मुझे लगेगा कि बाद में कि कोई न्यूज़ ऐसी है जो मुझसे मिस हो गई है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी डाल दो कि सर ये वाला न्यूज़ आइटम आपने नहीं चेक किया, या फिर अगर आप चेक कर कोई पुराना उससे भी पहले कोई देख चाहते हो, तो मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में डालो। मैं उसकी भी सिंपलेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो सिंपलेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है इतना सिंपल कि वो बिल्कुल बच्चों को भी समझ में आ जाए। तो पहली जो न्यूज़ आइटम है वो है द वीटो ऑफ द गवर्नर। तुमने अगर न्यूज़पेपर खोल के देखा होगा तो अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की ऐसी जजमेंट्स इस विषय में आ रही है। द वीटो ऑफ द गवर्नर, वीटो को मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में डाला है। इन्वर्टेड कॉमर्स में इसलिए बिकॉज गवर्नर के बाद एक्चुअली वीटो पावर्स होती ही नहीं है। लो, वीटो पावर्स होती ही नहीं है, इसलिए उस पर डिस्कशन हो रही है। दूसरा आज ही का न्यूज़ है, दैट इज द वाइस ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट सेज दैट द पार्लियामेंट शुड बिकम मोर पावरफुल। यस,
तो ये क्या होता है जी, मोर पावरफुल, सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट पे डिस्कशन हो रही है। अब ये क्या होता है, और एक है एनसीए पे चर्चा वापस शुरू हो गई, नेशनल कोर्ट ऑफ अपील। यस, तो बहुत बहुत साल पहले ऐसा मैं पढ़ाता भी था, बट अब नहीं आता। ओके, मतलब फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम तो मैंने नहीं सुना था नेशनल कोर्ट ऑफ अपील, लेकिन अभी फिर से आने लग गई ये बात, और शायद आई डोंट नो उसके बाद क्या होगा, तो ये लॉ कमीशन की बहुत सारी रिपोर्ट्स के बाद इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट की खुद की जजमेंट आई थी, द बट आई डोंट नो इसके बारे में क्या होगा, भविष्य क्या होगा मुझे पता नहीं, तो वो तुम्हें पता है तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में डाल दो। लेकिन इस सारे इश्यूज को मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में आज समझा देने वाला हूँ, इतना सिंपल कि तुम आम बोलचाल के डिस्कशन में भी इसको, ड्राइंग रूम में भी आराम से डिस्कस कर पाओगे। तो प्लीज शेयर दिस, प्लीज सब्सक्राइब एंड इन वीडियोस को सबके पास डालो, चाहे वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो, चाहे किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हो, चाहे वो सिर्फ कंसर्न सिटीजन हो। मुझे लगता है हर सिटीजन का ये हक है कि उसको आसान भाषा में ये समझ में आ जाए कि उसके आसपास हो क्या रहे। तो पहला डिस्कशन करते हैं, दिस इज द फर्स्ट डिस्कशन। द फर्स्ट डिस्कशन इज द गवर्नर इशू। अब गवर्नर इशू के लिए जो जो प्राइमरी न्यूज आई पहले उसको देख लेते हैं। तो ये ब्रेकिंग न्यूज थी, और ब्रेकिंग न्यूज है, द गवर्नर होल्ड्स नो वीटो पावर ओवर बिल्स सेज द सुप्रीम कोर्ट। अब मैं सिर्फ उसका सब हेडिंग पढ़ूंगा, बाकी सब तो तुम लोग खुद पढ़ लेना। तो मैंने लिखा, बेंच सेज इफ अ गवर्नर withholds assent to a bill, it must be returned to the state legislature as soon as possible. If assembly reenacts it, as in case of Tamil Nadu, the governor must give nod. तो इस तरह से पढ़ना भी होता है, हेडलाइंस जब आती है या फिर कोई न्यूज आती है तो हेडलाइंस देख लो, फिर उसके नीचे एक सब टेक्स्ट होता है, वो जरूर पढ़ लिया करो, उसके बाद अल्टीमेटली तुम्हें मेन मुद्दा समझ में आ जाता है। फिर क्या होता है, आमतौर पर न्यूज़पेपर्स में एक फोटोग्राफ होती है, जैसे इस केस में सुप्रीम कोर्ट की फोटोग्राफ है, इसमें लिखा था अल्टीमेट डिसीजन ऑन वेदर और नॉट टू एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ द गवर्नर बिलोंग्स टू द लेजिस्लेचर अलोन, सुप्रीम कोर्ट बेंच। इसमें क्या होता है, जो एक्चुअली जजमेंट हो रही होती है उसमें जो एड वर्बाटम किसी जज ने कुछ बोला होता है वो एग्जैक्टली डाल दिया जाता है। व्हेन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेज समथिंग, इट हैज द पावर ऑफ फोर्स ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड, तो वो तो बहुत ही जरूरी होता है कि वो सुन लिया जाए। चलो स्टोरी पहले दोबारा पे चलते हैं। तो हु इज द गवर्नर, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो गवर्नर कौन होता है, गवर्नर एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है जी। एक हो गया नंबर वन, गवर्नर होता है एग्जीक्यूटिव। हमारे थ्री ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, गवर्नर एग्जीक्यूटिव होता है। कमाल की बात यह है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट भी एग्जीक्यूटिव होते हैं और गवर्नर भी एग्जीक्यूटिव होते हैं। फर्क क्या होता है, फर्क यह होता है कि जो गवर्नर होता है वो एक अपॉइंटेड बॉडी होता है। द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्चुअली एन इलेक्टेड ऑफिस, इनडायरेक्टली सही लेकिन वो इलेक्टेड है। और गवर्नर कौन है जी, गवर्नर अपॉइंटेड है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं गवर्नर को। तो क्या वो चीफ मिनिस्टर की मर्जी से बनते हैं, नो। क्या वो स्टेट में डायरेक्ट इलेक्शन से बनते हैं, नो। क्या वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से बनते हैं, नो। वो क्या है, अपॉइंटेड बॉडी। लो, तो गवर्नर साहब बनते हैं अपॉइंटमेंट से, तो यूनियन गवर्नमेंट यानी कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं, वो जाके जो स्टेट होते हैं उसमें ना इलेक्ट हुए, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट, ना चीफ मिनिस्टर को पता है, ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पता है, ना पीपल की मर्जी है, वो आकर हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, डी ज्योरे हेड ऑफ द स्टेट बन जाते हैं। यानी कि वो बिल्कुल राइट एट द टॉप कॉन्स्टिट्यूशन डी ज्योरे हेड बन चुके होते हैं ऑफ द स्टेट। तो एक्चुअली उनको ओहदा वही मिल जाता है जो प्रेसिडेंट को यूनियन में मिलता है, वही गवर्नर को स्टेट में मिल जाता है, लेकिन ही इज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन। अब ये जब से कथा स्टार्ट हुई है तब से ये कंटेंशियस इशू है। तब से ये है कि जी गवर्नर तो अपॉइंटेड है, फिर अचानक उनको वही ओहदा कैसे मिल जाता है स्टेट में, राज्यों में वैसे ही ओहदा कैसे मिल जाता है जो कि प्रेसिडेंट साहब को मिलता है यूनियन में। तो प्रैक्टिकली वही सारी पावर्स इनको भी मिल जाती है विदाउट बीइंग इलेक्टेड। गवर्नर का ऑफिस ग्रे एरिया है, इन द सेंस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी क्लैरिटीज नहीं दी हुई है विद रिलेशनशिप टू कि गवर्नर की पावर्स को या गवर्नर को क्यों रिमूव किया जा सकता है या फॉर दैट मैटर क्यों अपॉइंट किया जा सकता है, वो प्रैक्टिकली यूनियन गवर्नमेंट की मर्जी होती है। बहुत सारे कमीशन पहले भी बैठे, सरकारिया कमीशन, पुंचे कमीशन, फर्स्ट एआरसी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, सेकंड एआरसी, सबने बोला है कुछ ना कुछ उन्होंने इनपुट जरूर डाले कि गवर्नर का ऑफिस अपने आप में इतना डिबेटेबल इशू है, इतना मैसिवली डिबेटेबल इशू है कि ये एक चैलेंज हो जाता है फेडरलिज्म का।
तो बहुत सारे ओपिनियन डाले गए, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स भी आए, लेकिन हाल फिलहाल में अभी भी सिचुएशन खत्म नहीं हुई। अब ये दुख शुरू कब होते हैं? दुख आमतौर पे तब शुरू होते हैं जब यूनियन गवर्नमेंट में सरकार किसी और पॉलिटिकल पार्टी की होती है और स्टेट में सरकार किसी और पॉलिटिकल पार्टी की होती है। अगर यूनियन गवर्नमेंट में सरकार उसी पॉलिटिकल पार्टी की हो जिसकी की सरकार स्टेट में भी हो, तो भाई कोई टेंशन नहीं होने वाली, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर ओके रिपोर्ट आएगी। क्यों? क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कोई दुख ही नहीं। स्टेट गवर्नमेंट को काहे का दुख होगा? अगर सेम पॉलिटिकल पार्टी होगी, यूनियन गवर्नमेंट उसी को अपॉइंट करके भेज देंगे, गवर्नर आएंगे जो बोलेंगे जी, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तब हो जाती है जब यहाँ पे कुछ और रंग होता है, यहाँ कुछ और रंग होता है। क्योंकि यहाँ का रंग जब यहाँ के सरकार के ऊपर बैठ जाते हैं एज द हेड, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, तो इनके बीच में झिकझिक झिकझिक शुरू हो जाती है। एंड दैट इज द मेजर इशू, विच इज अ वेरी सैड थिंग। एंड वी आर अ मेच्योर डेमोक्रेसी, वी शुड नाउ हैंडल दिस सिचुएशन वेरी वेल। तो बहुत सारे जो कमीशन हुए उनकी बात सुनकर वी हैव टू रिफॉर्म दिस नाउ। माइनस द पॉलिटिक्स ऑफ इट, लेट्स गो टू द पॉलिटी ऑफ इट। तो ऑल द इश्यूज जो आपने देखे होंगे वहां पर आपको एक कलर कॉम्बिनेशंस में प्रॉब्लम आ रही होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग, स्टेट गवर्नमेंट अलग। लेट मी एक्सप्लेन दिस, ऑलराइट। तो दिल्ली, एलजी, चीफ मिनिस्टर, प्रॉब्लम। यू सीइंग दिस, पंजाब, एलजी, गवर्नर, सीएम, प्रॉब्लम। तमिलनाडु, गवर्नर, सीएम, प्रॉब्लम। तो द सिचुएशन यहाँ पर मैंने जैसा तुमको समझाया, ये प्रॉब्लम गवर्नर और सीएम की नहीं है, ये प्रॉब्लम फेडरलिज्म की है। ये प्रॉब्लम है, इधर पॉलिटिकल पार्टी कोई और है, उधर पॉलिटिकल पार्टी कोई और है। लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द स्टोरी ये है। अब सवाल यहाँ पर आ जाता है कि गवर्नर के पास क्या पोजीशन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे पार्लियामेंट में होता है, पहले लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा बिल पास करते हैं। जब लोकसभा और राज्यसभा बिल पास कर देते हैं, फिर वो प्रेसिडेंट साहब के पास जाता है, प्रेसिडेंट साहब उसको असेंट देते हैं, सिग्नेचर करते हैं, वो लॉ बन जाता है। हाउ सिंपल कैन दैट बी? कभी कभी ऐसा होता है कि लोकसभा और राज्यसभा ने बिल पास कर दिया, प्रेसिडेंट साहब के पास गया, प्रेसिडेंट साहब को खुशी नहीं होती, प्रेसिडेंट साहब इज नॉट वेरी हैप्पी विद दैट बिल। तो आर्टिकल 111 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार प्रेसिडेंट साहब वो बिल उठाकर वापस भेज देते हैं पार्लियामेंट को, क्योंकि पार्लियामेंट तुम इसको दोबारा देख लो, रिकंसिडर कर लो। वेरी गुड। जब तुम उसको रिकंसिडर करोगे और अगर तुम्हें समझ में आया तो वो चेंज कर दो जो मैंने बोला हुआ है, और अगर नहीं किया तो अगर पार्लियामेंट ने वो बिल दोबारा पास कर दिया तो प्रेसिडेंट साहब उसको वापस नहीं भेज सकते। प्रेसिडेंट साहब इज बाउंड टू पुट हिज असेंट ऑन दैट बिल। मेरी बात इंपॉर्टेंट ये है, इन अदर वर्ड्स, द पार्लियामेंट का दूसरी बार उस बिल को आपके पास भेजना, यानी ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास भेजना, वो प्रैक्टिकली अब फाइनल हो गया कि अब ये बिल लॉ बनेगा ही बनेगा, बिकॉज प्रेसिडेंट शैल हैव टू गिव असेंट। यही नाता, यही एग्जैक्टली, प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर लिखो, पार्लियामेंट की जगह स्टेट लेजिस्लेचर लिखो। एग्जैक्टली राज्यों में भी यही हाल है, स्टेट्स में भी यही हाल है। स्टेट्स में क्या हाल है जी? लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा, विधान परिषद, कहीं कहीं पर सिर्फ विधानसभा होता है। विधानसभा, विधान परिषद ने एक बिल लिया और बिल लेकर गवर्नर साहब को दिया। गवर्नर साहब ने खूब खुशी नहीं हुई, गवर्नर साहब बोले जी मेरे को ये पसंद नहीं है। आर्टिकल 200, वहां पे था 111, यहाँ है आर्टिकल 200, को इस्तेमाल करके वो वापस भेज सकते हैं। कितने बार? एक बार। अगर उसको रिकंसिडर करने के बाद, उसके ऊपर दोबारा विचार करने के बाद, विधानसभा, विधान परिषद या फिर सिर्फ विधानसभा जो होगा, किसी किसी स्टेट में केवल विधानसभा होती है, वहां पर अगर उन्होंने उसको पास करके दोबारा भेज दिया टू द गवर्नर, गेम इज ओवर। गवर्नर साहब को नोड करना पड़ेगा, यस बोलना पड़ेगा। अब इस न्यूज को दोबारा पढ़ो, सेकेंड लाइन देखो, इसमें लिखा है बेंच सेज इफ अ गवर्नर विदहोल्ड्स असेंट टू अ बिल, एक बार मना कर दिया, इट मस्ट बी रिटर्न टू द स्टेट लेजिस्लेचर। वापस भेजो, किसको? विधानसभा और विधान परिषद को, एज सून एज पॉसिबल। अगर इफ असेंबली री इनैक्ट्स इट, अगर विधानसभा, विधान परिषद ने दोबारा पास कर दिया या सिर्फ विधानसभा ने दोबारा पास कर दिया, जैसे कि तमिलनाडु में हुआ, देन द गवर्नर मस्ट गिव ऑर्डर। गवर्नर मस्ट से, ये है ये न्यूज का मुद्दा। तो
अंडरस्टैंडिंग मुद्दा ये है। सो सबसे पहले हमको एक इंपॉर्टेंट ख्याल करना पड़ेगा, फिर नाउ वील हैव टू अंडरस्टैंड कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। यू टू अंडरस्टैंड द पॉलिटी बिहाइंड इट, तुम्हें इसके पीछे के प्रिंसिपल समझने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पूछना पड़ेगा कि हु इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी इंडिया में। हु इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी, एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेचर। देखो हमारे स्टेट में 3 ऑर्गन्स है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। जो जुडिशरी है उसका काम है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, कोर्ट्स का, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, इनका काम है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। ये लॉ को इंटरप्रेट करते हैं। दूसरे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। अब है एग्जीक्यूटिव, जो मंत्रीगण होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, या फिर इवन जो नॉन इलेक्टेड होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, इनका काम लॉ बनाना नहीं है। इनका काम है लॉ को इम्प्लीमेंट करना, यूज करना, अप्लाई करना। लॉ बनाने का काम होता है लेजिस्लेचर का, विधानसभा का, विधान परिषद का, लोकसभा का, राज्यसभा का। ये है लेजिस्लेचर। तो लॉ बनाने का काम कौन है सर? लॉ बनाने का काम करता है लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव का लॉ, एग्जीक्यूटिव भी कभी कभी लॉ बनाते हैं, लेकिन वो ऑर्डिनेंसेस होते हैं, वो टेम्पररी लॉ होते हैं, वो ज्यादा टाइम के लिए नहीं होते। आइदर वेज लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना। तो विधानसभा और विधान परिषद अगर स्टेट में होंगे तो उनका काम है कानून बनाना। ठीक है जी। अब अगर ये कानून बनाने का काम है तो क्या एग्जीक्यूटिव स्टॉप कर सकता है लेजिस्लेचर को? बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। रोकने का मतलब ये होता है कि क्या मैं परमानेंटली हाईजैक कर सकता हूँ? जी ना, मैं नहीं बनाने दे रहा। राइट। अब जैसे अगर अगर मैं ऐसे बोल दूं कि गवर्नर साहब को ये पावर मिल जाए कि एग्जीक्यूटिव ने, यानी कि गवर्नर ने लेजिस्लेचर बोला ना, मुझे ये बिल पसंद ही नहीं है, तुम बना ही नहीं सकते, फुल स्टॉप। तो क्या ये मुमकिन है? ये मुमकिन नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि जब हम वोटिंग करते हैं, जब तुम वोटिंग करते हो, जब हम सिटीजन्स वोटिंग करते हैं, तो हम एग्जीक्यूटिव को नहीं चुनते, हम लेजिस्लेचर को चुनते हैं। इन अदर वर्ड्स, हमारे देश में हमारी पावर पीपल है ना, डेमोक्रेसी है ना, गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल है ना। हमारी पावर हम एग्जीक्यूटिव को नहीं ट्रांसफर कर रहे, हमारी पावर हम लोग लेजिस्लेचर को ट्रांसफर करें। तो इसकी वजह से लेजिस्लेचर बिकम्स अ स्ट्रॉन्गर एलिमेंट एज कंपेयर टू द एग्जीक्यूटिव। इसको लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी बोलते हैं। एन एग्जीक्यूटिव बिकम्स आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। आप खुद सोच के देखो कि तुम एक पायदान नीचे हो और लेजिस्लेचर एक पायदान ऊपर है। वेरी गुड। तो तुम नीचे वाला ऊपर वाले को इस ओहदे के कंडीशन में, इन द टर्म्स ऑफ पावर, how will you stop it? It's just not possible. It's just an empty threat. Executive cannot stop the legislature. Executive cannot stop the legislature. So can the governor stop the state legislature? Certainly. If x is equal to y, then and y is equal to z, then x is equal to z. If governor is an executive cannot stop the legislature, then the governor cannot stop the legislature. कितना सिंपल सा मैथ्स है। तो बहुत ही अच्छा गणित है, पॉलिटी गणित। पॉलिटी गणित बोलता है कि ये एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को नहीं रोक सकता, और गवर्नर साहब खुद ही एग्जीक्यूटिव है, तो गवर्नर साहब लेजिस्लेचर को, स्टेट लेजिस्लेचर को भी नहीं रोक सकते। इसी तरह से मैं आगे भी बढ़ा सकता हूँ। मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो भी पार्लियामेंट को नहीं रोक सकते, मना है। बट आपको लगेगा सर अभी अभी आपने बोला था आर्टिकल 111 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट साहब पार्लियामेंट को बिल दोबारा भेज सकते हैं, बोलेंगे कि इसको दोबारा कंसिडर करो। आर्टिकल 200 में गवर्नर साहब भी विधानसभा, विधान परिषद के बिल को दोबारा भेज सकते हैं, जिसको दोबारा रिकंसिडर करो। तो उसको स्टॉप नहीं बोलते। अरे वो स्टॉप नहीं है बाबू, वो डिले है, वो स्लो किया जा रहा है, वो स्टॉप नहीं है। स्टॉप होता ना तो उसको वीटो पावर बोलते हैं। वीटो पावर का मतलब होता है जी मैंने रोक दिया। okay? रशिया ने वीटो यूज किया, आज के बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फला फला काम, फला फला कंट्री पे अटैक नहीं कर सकता। सुना होगा तुमने। वीटो पावर्स का मतलब होता है स्टॉप करना, स्टॉप वॉप नहीं होते। गवर्नर साहब के पास और प्रेसिडेंट साहब के पास वीटो पावर्स नहीं है। अरे है, नहीं है, अरे है, अरे नहीं है, अरे है सर। पूरी दुनिया बोलती है वीटो पावर्स होती है। पूरी दुनिया गलत बोली है, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ। देयर इज नो वीटो पावर। अरे है सर, हमने स्कूल में बच्चों में बचपन से हम पढ़ रहे हैं, प्रेसिडेंट साहब के पास वीटो पावर है, वीटो पावर है।
गवर्नर के पास वीटो पावर है। हमको सारे स्कूल के टीचर बोलते थे, हमने स्कूल से यही याद किया है। बाबू गलत याद किए। एक बार आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो और उसी की जगह पे जाके बाद में आर्टिकल 111 भी पढ़ लेना। आर्टिकल 111 या फिर जो कि प्रेसिडेंट साहब का कॉरेस्पॉन्डिंग पावर है, और उसी को आर्टिकल 200 के साथ पढ़ लो जो कि गवर्नर के पावर है, उसको एक बार पढ़ लो। वीटो वर्ड दिख रहा है कहीं पर? नहीं दिख रहा, मैं पढ़ता हूं तुम्हारे साथ। यहां लिखा है, व्हेन अ बिल हैज बीन पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट। जब एक बिल विधानसभा ऑफ स्टेट ने पास किया, और इन द केस ऑफ अ स्टेट हैविंग लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इन द केस जहां पर एक राज्य के पास विधान परिषद भी है, हैज बीन पास बाय बोथ द हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। ओके, मतलब अगर केवल विधानसभा है तो केवल विधानसभा के पास होने से काम चलता है, अदरवाइज दोनों से पास करवाओ, कॉमा, इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द गवर्नर। विधानसभा ने पास किया या फिर विधानसभा और विधान परिषद दोनों ने पास किया, तो ये बिल गवर्नर को दिया जाएगा। गवर्नर साहब के पास, गवर्नर के आगे क्या लिखा है? शैल लिखा है। क्या लिखा है? शैल। शैल डिक्लेयर आइदर दैट ही असेंट्स टू द बिल, या तो वो बोलेंगे जी मैं बिल पास कर रहा हूं, ओके जी मुबारक हो, आपका बिल लॉ बन गया, और दैट ही विथहोल्ड्स असेंट देयरफॉर। इन अदर वर्ड्स, वो नहीं देंगे अपना असेंट, या तो देंगे या नहीं देंगे। और एक तीसरा ही कंडीशन है जिसको हम किसी और दिन कर लेंगे, और दैट ही रिजर्व्स द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। कुछ ऐसी भी कंडीशंस होती है जिसमें गवर्नर साहब ये बिल उठाकर प्रेसिडेंट साहब को दे देते हैं। वेरी फ्यू कंडीशंस, बट उसके बारे में हम फिर किसी और दिन पढ़ेंगे। आगे पढ़ रहे हो यार? हाँ सर। आगे लिखा है, प्रोवाइडेड दैट द गवर्नर, अब जब विदहोल्ड कर दिया गवर्नर साहब ने बोला जी मैं नहीं साइन कर रहा, तो गवर्नर में एज सून एज पॉसिबल, इसको दीवार पे लिख लो, एज सून एज पॉसिबल, यानी कि ये अनलिमिटेड टाइम तक रोक नहीं सकते। मेरी बात समझ में आ रही है? एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके इस बिल को रिटर्न कर दो। और वैसे भी ये मनी बिल पे यूज नहीं होता, वो बात अलग है। आगे पढ़ो। एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द प्रेजेंटेशन टू हिम ऑफ द बिल फॉर असेंट, वो बिल जो इनके पास आया था इनकी रजामंदी के लिए, सिग्नेचर के लिए, असेंट के लिए, वो इन्होंने वापस भेज दिया। किसको भेज दिया? अगर केवल विधानसभा है तो केवल विधानसभा को, और विधानसभा और विधान परिषद है तो उन दोनों को। टुगेदर, पढ़ो, विद अ मैसेज, एक मैसेज संदेशे के साथ, रिक्वेस्टिंग, किसको? अरे उन्हीं को, स्टेट लेजिस्लेचर को, रिक्वेस्टिंग दैट द हाउस, हाउस मतलब अकेला अगर विधानसभा होगा तो हाउस, और हाउसेस, हाउसेस बोले तो विधानसभा एंड विधान परिषद, विल रिकंसिडर द बिल, विल रिकंसिडर, या तो पूरा बिल रिकंसिडर करो, या फिर उसमें से कुछ स्पेसिफिक पार्ट को गवर्नर साहब ऐसा बोल देते कि जी इतने पार्ट को रिकंसिडर करो, and in particular will consider the desirability of introducing any such amendments, या फिर उनको ये बात बोल सकते हैं कि जी मेरे को ये चेंजेस कर दो। But when a bill is so returned, when this bill, गवर्नर साहब ने ये बिल रिटर्न कर दिया, किसको? विधानसभा या फिर विधानसभा विधान परिषद को। आगे पढ़ो, द हाउस और हाउसेस शैल रिकंसिडर, हाउस और हाउसेस इसको, यानी कि एक हाउस या दोनों हाउस डिपेंडिंग ऑन कौन सा स्टेट है, वो उसको रिकंसिडर करेंगे, दोबारा उस पर विचार करेंगे। वेरी गुड। एंड ओहो, इफ दिस बिल इज पास अगेन, यही हाउसेस एक और बार इस बिल को पास कर दे, विद और विदाउट अमेंडमेंट, पढ़ते रहो, या तो चेंज करने के बाद या ऐसे ही, यानी कि गवर्नर साहब की बात मानी या नहीं मानी, एंड प्रेजेंटेड टू द गवर्नर फॉर असेंट, यानी कि उठाकर फिर से गवर्नर साहब के पास पहुंचे, जी साहब आपने दिया था, हो सकता है हमने आपकी बात मानी हो सकता है हमने आपकी बात ना मानी हो। लाल वाली लाइन ध्यान से देखो, द गवर्नर शैल नॉट विथहोल्ड असेंट देयर फ्रॉम। अब गवर्नर साहब अपनी साइन करने से मना नहीं कर सकते, अपनी रजामंदी से मना नहीं कर सकते, अपना असेंट देने से मना हत्ता। कहां लिखा है वर्ड वीटो?
वीटो लिखा ही नहीं है। तो आर्टिकल 200 में, या फॉर दैट मैटर फॉर ऑल प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, आर्टिकल 111 डज नॉट मेंशन द वर्ड वीटो, लिखा ही नहीं है। ऊपर से मुझे तो 2-3 बड़ी खतरनाक लाइंस दिख रही है। उसमें जो ऊपर लाइन लिखी हुई है वो लिखी है एज सून एज पॉसिबल। इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं विदहोल्ड इज असेंट कि मैं तो बताता ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं। वो एज सून एज पॉसिबल बहुत बड़े लाइन है। इट सेज कि आपको जल्दी से जल्दी वापस करना है, या तो साइन करो या वापस भेजो। तो अगर तुम्हें फिर से एक और बात सुप्रीम कोर्ट की ये लाइन याद रहेगी, तो उसमें लिखा हुआ है बेंच सेज, फिर से वो नीचे वाले लाइन देखो, उसमें क्या लिखा है, बेंच सेज इफ अ गवर्नर विदहोल्ड्स असेंट टू अ बिल, अगर आप साइन नहीं करें, इट मस्ट बी रिटर्न टू द स्टेट लेजिस्लेचर एज सून एज पॉसिबल। ये जो एज सून एज पॉसिबल है, एज सून एज पॉसिबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिकॉज दिस एज सून एज पॉसिबल जो लाइन है, इट शोज कॉन्स्टिट्यूशन वॉज वेरी सीरियस अबाउट इट। दिस इज वेरी वेरी से, और अगर ऐसा नहीं हो तो या तो गवर्नर साहब उसको अनलिमिटेड पॉइंट अपने जेब में रख लें, जी मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। तो इस केस में तो देखा जाए, मैंने तुमको क्या कर दिया, मैंने तुमको, गवर्नर साहब ने तुमको स्टॉप कर दिया। एंड स्टॉपिंग इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल थॉट प्रोसेस विद रिलेशनशिप टू दिस। Number one, governor is an executive. Second, governor sahab is an unelected executive. Under no circumstances can the governor be considered, even in the wildest of the dreams, that he could have the power to stop an elected legislature. Impossible है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। एंड दिस इज कमिंग आउट वेरी क्लियरली अगर आप आर्टिकल 200 पढ़ोगे। तो जब भी गवर्नर इस तरह की पोजीशन लाता है, जिस सिचुएशन में लेजिस्लेचर becomes slightly under the shadow of the governor, there will be some kind of objection. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग वर्ड यूज करते हैं गलत। हमारे पास ज्यादातर वर्ड्स आते हैं वीटो, एंड आई डोंट नो व्हाई पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस वर्ड और लॉन्ग टाइम। सिविक्स जब से पढ़ाया जाता है तब से वीटो पढ़ाया जाता है। वीटो होता है स्टॉपिंग, जैसे आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जगह पे मिलता है, वहां पे वीटो होता है, यहाँ पर वीटो नहीं होता। और वो आप आर्टिकल 111 भी पढ़ सकते हो, आर्टिकल 200 भी पढ़ सकते हो। तो ये दोनों ही पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट है। तो मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा समराइजेशन कर दिया, क्रोनोलॉजी समझो। स्टेप वन में बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, ओके, जो मैंने तुम्हें बता दिया। अब स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब विधानसभा भी हो सकता है, विधानसभा विधान परिषद भी हो सकता है। स्टेप टू में गवर्नर आइदर असेंट्स और विदहोल्ड से असेंट। स्टेप थ्री में अगर वो विदहोल्ड करते हैं तो उसको एक ही बार कर किया जा सकता है, उनको एज सून एज पॉसिबल उसको वापस भेजना पड़ता है। अगर वो रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज दिया तो लेजिस्लेचर ने उसको एक्सेप्ट किया, उनकी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट की, अमेंडमेंट्स एक्सेप्ट की या फिर नहीं की, आई डोंट केयर। अगर उन्होंने पास करके वापस भेज दिया, गवर्नर हैज टू एक्सेप्ट। इन अदर वर्ड्स, दिमाग लगा के सोचो, क्या गवर्नर साहब ने बिल स्टॉप किया है कि गवर्नर साहब ने बिल डिले किया है? दैट्स स्टेप नंबर 4। आंसर दो कमेंट्स में। क्या गवर्नर साहब ने बिल को स्टॉप कर दिया है कि गवर्नर साहब ने बिल को रिजेक्ट या फिर स्टॉप कर दिया? जी, आंसर इसका तुम लोग क्विकली आंसर दोगे, और जैसे तुम्हारा आंसर इसमें आया कि सर गवर्नर साहब ने बिल डिले किया है, तो अपने आप को एक आइसक्रीम खिला देना, क्योंकि तुम्हें टॉपिक समझ में आ गया। क्योंकि गवर्नर साहब एट मैक्स बिल को डिले कर सकते, बट स्टॉप नहीं कर सकते। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑन दिस पार्ट। तो अगर इसी का लास्ट पार्ट देखेंगे तो उन्होंने बोला था गवर्नर कैन नॉट कीप अ बिल पेंडिंग इनडेफिनेटली। तो जो मैंने तभी ये वर्ड यूज किया था, इस न्यूज आइटम का मुद्दा ये था कि ऐसा बोला जा रहा है कि द आइडिया इज कि गवर्नर साहब को मालूम है कि वो बिल रिजेक्ट नहीं कर सकते, तो क्या ऐसे तो नहीं किया जा सकता कि गवर्नर साहब उस बिल को परमानेंटली अपने पास रख ही ले, जी मैं तो कुछ नहीं कर रहा। डोंट डू दिस पार्ट, इट्स नॉट अलाउड। एज सून एज पॉसिबल, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। He is a part of the state legislature. Article 168 बोलते हैं the state legislature consists of Vidhan Sabha and the governor, or the Vidhan Sabha, Vidhan Parishad and the governor.
तो ऐसा नहीं है कि ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गवर्नर साहब भी वही रूल्स फॉलो करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से फॉलो करेगा। सो द पॉइंट हियर इज द वर्ड एज सून एज पॉसिबल। एज सून एज पॉसिबल एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दिस फैक्ट एंड दिस इज द एब्सोल्यूट पॉइंट। The final decision whether a law has to be formed or has not to be formed lies with the legislature. आखिरी फैसला कि कानून बनना है या फिर कानून नहीं बनना है केवल इलेक्टेड स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में है। दिस इज एब्सोल्युटली वेदर इट इज पंजाब, वेदर इट इज तमिलनाडु, फाइनली आपको ये बात एक्सेप्ट करेगा। तो इसका अंडरलाइन थॉट प्रोसेस क्या है? रिमेंबर हमारे पास है लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी। व्हाट डू वी हैव? वी हैव लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी। कॉन्स्टिट्यूशन ने इस बात को बहुत अच्छी तरह से बोला हुआ है दैट एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन अ प्लेथोरा ऑफ जजमेंट्स have reiterated hundreds of times that legislative is supreme, executive is not the authority here. हम लोग are part of what is called as parliamentary democracy. There is no two ways about it. We have legislative supremacy. The legislation will define, the legislature will define and decide who is going to make the law, what is the law going to be. यही वर्ड को कंटिन्यू करते 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 हमें एक न्यूज आ गई, बड़ी ही रिलेटेड न्यूज। तुम्हें ऐसा लगेगा कि हमने वही न्यूज को आगे स्ट्रेच कर लिया, लेकिन इसीलिए मैंने ये न्यूज कनेक्ट किया बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगा यार सेम मुद्दे पर कुछ और भी पढ़ने को मिल रहा है। तो पार्लियामेंट शुड बी मोर सॉवरेन। अगर अगर आज का ही ये न्यूज पूरा पढ़ लोगे तो ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब ने ये बात बोला है कि पार्लियामेंट शुड बी मोर सॉवरेन, मोर पावरफुल। इनफैक्ट वो लाइन बड़ी ही इफेक्टिव लाइन है। पहले न्यूज देख लेते हैं फिर समझने की कोशिश करते। तो न्यूज कुछ इस तरह से इट सेज provision to interpret law for Supreme Court is a small slit. It cannot be a floodgate. ये धनखड़ साहब की खुद की स्टेटमेंट है, ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट। तो उन्होंने ये बात बोली, पार्लियामेंट इज नॉट एमिनेबल टू इंटरवेंशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। यार ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है सर। क्लियर क्लियर शब्दों में बताता हूँ, मेरा तो काम ही है तुमको सिंप्लीफाई करना। लेट मी एक्सप्लेन कि ये हो क्या रहा है। तो अभी अभी हमने क्या बोला? अभी अभी हमने बोला कि जो लेजिस्लेचर है वो सुप्रीम होता है। कौन फैसला करेगा जी लॉ क्या बनेगा? इट विल बी ऑलवेज द लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर में भी दो पार्ट्स हो गए, एक हो गया स्टेट लेजिस्लेचर जो कि राज्यों के लेवल पे है, एक है यूनियन पार्लियामेंट जो कि पूरे देश के लिए। तो क्या हम सिंपल वर्ड से बोल सकते हैं कि पार्लियामेंट जो है सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी? बिल्कुल सही बात है। तो पार्लियामेंट ही सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है। पार्लियामेंट का ही लॉ पूरे देश पर लागू होता है। पार्लियामेंट का लॉ इतना स्ट्रांग होता है कि वो स्टेट लेजिस्लेचर का अगर वो लॉ अगर उनके पावर्स को या उस लॉ के खिलाफ जाता है तो पार्लियामेंट का लॉ जीतता है, वो लॉ हार जाता है स्टेट का। पार्लियामेंट ही कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करता है। फॉर दैट मैटर अगर हम देखे जाएंगे तो पार्लियामेंट नहीं, एक तरह से तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, लेकिन पार्लियामेंट के पास सारी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स है आर्टिकल 368 में। तो सिंपल सी बात है कि हम लोग जब सॉवरेनिटी की वर्ड यूज करते हैं, हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब क्या होता है? लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टोरी क्या होती है? व्हाट इज सॉवरेन? ये हमको सॉवरेन कंट्री बनना था, राइट? हमने अंग्रेजों को भगाया, ओके। हम लोग सॉवरेन बनना चाह रहे थे, वी शुड बी सॉवरेन। नाउ व्हाट डज सॉवरेन मीन? सॉवरेन मतलब कि हम अपना कानून खुद बनाएंगे। हम अपना कानून खुद बनाएंगे, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे, हमारा संविधान को अपना हो रहा होगा, हमारा सब कुछ अपना होगा। भाई हमें ब्रिटिशर्स तुम्हारी जरूरत नहीं, क्विट इंडिया प्लीज गेट आउट। हमने ब्रिटिशर्स को बाहर निकाल दिया। अब जो कानून हम बना रहे हैं, हमारे कानून पे कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। ना अमेरिका कुछ बोलेगा, ना रशिया कुछ बोलेगा, ना जापान कुछ बोलेगा, ना चाइना कुछ बोलेगा, और कोई कुछ नहीं बोल सकता। वी आर फ्री टू मेक इनैक्ट वट एवर लॉ वी वॉन्ट टू मेक। जब हम लॉ बना दे सकते हैं तो हम उसको लॉ को अप्लाई भी करेंगे। तो हम लॉ उसको अप्लाई भी करेंगे तो हम बन गए सॉवरेन। सिंपल एज दैट, ओके, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। हम लोग सॉवरेनिटी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो अगर मैं ये बात बोलूं कि इंडिया सॉवरेन है,
तो क्या मैं सिंपल वर्ड्स में ये बोल सकता हूँ कि इंडिया के पास सॉवरेन लॉ मेकिंग पावर है? बिल्कुल। और अगर मैं इंडिया के पास सॉवरेन लॉ मेकिंग पावर है तो मैं उसको और बिंदास भाषा में बोलूंगा कि मैं बोलूंगा कि पार्लियामेंट के पास सॉवरेन लॉ मेकिंग पावर है। तो वाइस प्रेसिडेंट साहब ये बात बोल रहे हैं कि क्योंकि पार्लियामेंट सॉवरेन है इसीलिए इंडिया सॉवरेन है। सिंपल सी बात है, बिकॉज इंडिया के पास सॉवरेन लॉ मेकिंग पावर है, पार्लियामेंट के पास सॉवरेनिटी होनी चाहिए। अब कैसा लगे कि पार्लियामेंट सॉवरेन ना रहे, इन अदर वर्ड्स पार्लियामेंट अपना काम करने के लिए पूरी तरह से फ्री ना हो। अब ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट साहब को यह लग रहा है या उनके ऐसे विचार है, वो बोल रहे हैं कि जब भी एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर करे या फिर जुडिशरी इंटरफेयर करे पार्लियामेंट से कुछ भी बोले कि जी पार्लियामेंट तुम ये नहीं कर सकते, यानी कि उनके पावर ऑफ मेकिंग लॉज पे कुछ लिमिटेशंस हो जाए, तो जो इट अफेक्ट्स सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट। That's a very debatable issue. Why? Why is it a debatable issue? It is a debatable issue because there are multiple elements. तो मुद्दा क्या है? इट इज नॉट दैट सिंपल अ प्रोसेस। इसको इतने आराम से ऑन फेस वैल्यू नहीं लिया जा सकता। यू विल हैव टू डाइव डीपर इनटू दिस। तो पहला लाइन आपको देखना पड़ेगा एंड दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। पहले यही पढ़ लेते। तो डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के अनुसार स्टेट के तीन एलिमेंट्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। लेट मी एक्सप्लेन दिस पार्ट टू यू कंप्लीटली। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स क्यों रखा गया था? ये तीन ऑर्गन्स है। एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ बने हुए लॉ को यूज करना, लेजिस्लेटिव का काम है लॉ बनाना, और जुडिशरी का काम है लॉ को इंटरप्रेट करना। ये हमने ना पावर्स को इंटरप्रेट कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड किया? देखो एक जमाना होता था जब हम राजा हुआ करते थे। हम नहीं, हमारे राजा हुआ करते थे। तो हमारे जो राजा हुआ करते थे वो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स पे भरोसा नहीं करते थे। वो अपने को जिले इलाई बोलते थे, ओके, जहां पना बोलते थे, ओके। बादशाह, बादशाह के पास सारी पावर्स उसी के पास होती थी। तो बादशाह बोलता था काय का अलग अलग पावर करना, क्या एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी सब लोग अपन ही है, राइट। मैं ही लॉ बनाऊंगा, मैं ही लॉ यूज करूंगा, और मैं ही उसको इंटरप्रेट करूंगा, जो हमने कहा वही है कायदा। तो ऐसे टाइम पर इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर का ना हमेशा स्यापा ही होता है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर जब होती है तो उसका ना आदमी मिसयूज करता है बड़ी बुरी तरह से। तो ये राजा लोग भी मिसयूज करते थे, राइट। जो उनको दिल किया की प्रॉपर्टी है, जिसकी गर्दन है काट दो, ये सब बहुत ज्यादा होता था। तो धीरे 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 ये थॉट प्रोसेस आया कि ये जो एक ही राजा के पास सारी पावर कॉन्सेंट्रेट होती है ना, ये अपने को जमता नहीं। तो अपन लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, राइट। तो ये बहुत पहले से एरिस्टोटल बोलना स्टार्ट कर गया था। एरिस्टोटल के जमाने से ये दुख थे। तो एरिस्टोटल भी दुखी था कि यार ये क्या है, तुम लोग अजीब से लोग, राइट। इसको है ना डिवाइड करो, सेपरेट करो पावर्स को। तो उसने बहुत पहले सजेस्ट किया था। फिर लॉकी ने सजेस्ट किया था, जॉन लॉकी, जिसकी वजह से अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादातर लॉकी की वजह से ही फेमस हुआ, या फिर लॉकी से इंस्पायर हुआ। मोटिवेशन उसका ही था। थॉमस जेफरसन वाज अ ग्रेट फैन ऑफ जॉन लॉकी। अदरवाइज लेट्स गेट डाउन टू द बिजनेस। अब क्या हुआ, तो अमेरिकन ने इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमल में लाया। अमेरिकन ने एक ये फॉलो किया, और उसके बाद एक फ्रेंच फिलोसोफर था मोंटेस्क्यू, उसने तो भाई एग्जैक्ट एंगल बता दिया, फॉर्मूला बता दिया। उसने बोला मैं एक बुक लिख रहा हूँ स्पिरिट ऑफ लॉस, मैं नहीं, मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू एक बुक लिखा, उसने लिखा द स्पिरिट ऑफ लॉस, और उसमें स्टेट को डिवाइड कर दिया। बोला कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो यहां से यही जो तुम लोग स्कूल में पढ़ते हुए आ रहे थे, तो स्कूल में जो तुम लोग रट रहे थे उसको समझने की कोशिश करो कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी में तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने स्टेट को। यही अमेरिकन ने फॉलो करते। तो मोंटेस्क्यू का यही कॉन्सेप्ट जिसे ट्रायास पॉलिटिका बोलते हैं, इसमें बोला गया दैट द स्टेट विल हैव थ्री कंपोनेंट्स, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, ईच विल वर्क इन देयर ओन डोमेन। अमेरिका ने एग्जैक्टली उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया था। फर्स्ट कंट्री जिसने इसको कॉन्स्टिट्यूशनली अडॉप्ट कर लिया, 1 2 3, आर्टिकल 1 2 3, लेजिस्लेटिव विल डू लेजिस्लेटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव विल डू एग्जीक्यूटिव फंक्शन, जुडिशरी विल डू जुडिशियल फंक्शन। खत्म, स्यापा मुका, नो टेंशन, ओके। तो लाइन क्या है सर? ये है डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। बीच में ना लाइन है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, इनके बीच में दीवारें हैं। अमेरिका ने तो इसको तो बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली अडॉप्ट कर लिया, यूएसए ने। उन्होंने बोला लेजिस्लेटिव मतलब ओनली, ONLY, तू भैया लॉ बनाने के सिवाय और कुछ नहीं करेगा।
एग्जीक्यूटिव, भाई आप एग्जीक्यूटिव यानी कि लॉ अप्लाई करने के सिवाय कुछ नहीं करोगे। जुडिशरी यू विल बी ओनली डूइंग इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज। दिस इज कॉल्ड स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, एकदम स्ट्रॉन्ग। देयर इज नो ओवरलैप एट ऑल। जब इंडिया ने ये सिस्टम लिया तो इंडिया ने भी यही सिस्टम लिया टू अ सर्टेन एक्सटेंट। सेपरेशन ऑफ पावर्स इंडिया में भी है, लेकिन इंडिया में ये सिस्टम इतना ज्यादा रिजिड नहीं है। लेजिस्लेटिव कुछ हद तक एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव कुछ हद तक लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव कुछ हद तक जुडिशरी, और जुडिशरी के पास तो ऑब्वियसली इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज है, तो वो दोनों के ऊपर नजर रख ही सकते हैं। तो इन अ वे इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस श्री राजनारायण वर्सेस इंदिरा नेहरू गांधी केस 1975, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बड़े क्लियरली मेंशन कर दिया था, इंडिया डज नॉट ओबे द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स स्ट्रिक्टली। थोड़ा बहुत एक दूसरे में जाना अलाउड है। अब ये थोड़ा बहुत क्या होता है, यही प्रॉब्लम है। व्हाट डू यू मीन बाय थोड़ा बहुत जाना? इट इज नॉट वेरी स्ट्रिक्टली फॉलोड। बट ये थोड़ा बहुत का डेफिनेशन क्या होता है? मैं बोलूं जो मेरे को थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए ना, हाउ मेनी, व्हाट इज थोड़ा खाना, कितने किलो खाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में वो ऑब्वियसली डिफाइंड नहीं है, कहीं भी नहीं डिफाइंड होगा। दिस टू ईच हिज ओन। तुम्हारी डेफिनेशन ऑफ थोड़ा, मेरी डेफिनेशन ऑफ थोड़ा अलग अलग हो सकता है। तो हमको रीजनेबल होना पड़ेगा, और रीजनेबल भी बड़ा सब्जेक्टिव है, हर एक का रीजनेबिलिटी का अलग मतलब होता है। एंड दैट इज द रीजन यहाँ पे मुद्दा बन गया। तो ये मुद्दा जो बन गया है वो इसी वजह से बन गया, क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में स्ट्रिक्ट नहीं है। मैं तुमको लेकर जा पाया या नहीं समझा। तो अगर तुम अपने घर में बोलोगे कि यार थोड़ा घर तुम्हारा, थोड़ा घर हमारा, रूम का थोड़ा पार्ट तुम्हारा, थोड़ा पार्ट हमारा, तो जब तक तो तुम और मैं बिल्कुल आपसी सहमति से बात समझ गए तब तक तो ठीक है। जहां तुमको लगा नहीं जी 10 मीटर मेरा होना चाहिए, 11 मीटर तुम्हारा होना चाहिए, जी तुमने ज्यादा ले लिया और मैंने कम ले लिया, जहां मुद्दा, वहां पर मुद्दा बन जाएगा, वहां पर डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हो गया डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। अब है दूसरा डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू क्या है? सुप्रीम कोर्ट को पावर्स है कि वो ये चेक कर सकता है कि बाकी ऑर्गेन्स ऑफ द स्टेट अपना काम ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, देखा जाए तो ये लोग थोड़ा बहुत एक दूसरे में ओवरलैप कर ही सकते हैं, लेकिन जुडिशरी को एक एक्स्ट्रा पावर है, सुप्रीम कोर्ट को एक एक्स्ट्रा पावर है, हाई कोर्ट को एक एक्स्ट्रा पावर है, वो पावर है जुडिशियल रिव्यू। कि जी वो चेक कर सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव ने अपना काम ठीक से किया है या नहीं किया, और लेजिस्लेटिव भैया तूने भी अपना काम ठीक से किया है या नहीं किया। इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावर। तो ये वे बैक मार्बरी वर्सेस मैडिसन केस में 1803 में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए में स्टार्ट हुआ था, चीफ जस्टिस मार्शल की स्टेटमेंट था। लेकिन अभी भी ये इंडिया में भी ये डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू एमिनेट्स फ्रॉम आर्टिकल 13। So it is utilized through Article 32, Article 226 of the Constitution. सुप्रीम कोर्ट के पावर्स है, तुमने सुना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फला फला लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। कैसे कर दिया? अरे यूज ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। या सुप्रीम कोर्ट ने फला फला डिसीजन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया कि फॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट, ऑल ऑफ दैट। अब ये टेंशन वाला माहौल हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं? मुद्दा मुद्दा ये है, पार्लियामेंट कौन है? पार्लियामेंट है लेजिस्लेटिव बॉडी। ओके, पार्लियामेंट है लेजिस्लेटिव बॉडी। पार्लियामेंट को वाइस प्रेसिडेंट साहब बोले जी हम है सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी, वन। दूसरी बात यह है कि जी पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों अलग अलग है। तो मेरे एरिया में नहीं आ सकते, मैं तुम्हारे एरिया में नहीं आ सकता। एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा आ सकता है, बट ज्यादा नहीं आ सकते। लेकिन जो तीसरा एलिमेंट है वो और खतरनाक है। खतरनाक ये कि आपने सुप्रीम कोर्ट को दे दिया डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है क्या? इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हम इंटरप्रेट करेंगे ये सही है या गलत है, हम इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रिटेशन का मतलब समझना है कि हम इंटरप्रेट करेंगे, हम बताएंगे कि ये सही है या गलत है। और ये इंटरप्रिटेशन की पावर डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू है। अब हो जाएगा पार्लियामेंट को टेंशन। पार्लियामेंट को लग रहा है यार देखो, ये अगर हमको चेक करते हैं और इन्होंने हमको बोल दिया टिक मार्क, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर इन्होंने हमको रॉन्ग बोल दिया,
तो भाई फिर हम सुप्रीम कैसे रहे, फिर हम लोग सॉवरेन कैसे रहे? तो एक तरह से तो जो मेरे को चेक कर रहा है वो सॉवरेन हो गया ना, लेकिन अभी अभी आपने बोला कि पार्लियामेंट सॉवरेन है, और जजेस कैसे सुप्रीम हो गए? जजेस तो इलेक्टेड भी नहीं होते, जजेस तो अपॉइंटेड होते हैं, हम तो इलेक्टेड है, तो हम सुप्रीम हुए यार। ये भी बात भी सही है। मैं अगर सेम बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनूंगा तो सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सबसे बड़ा कौन? पार्लियामेंट बड़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा? कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है इंडिया में कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी है? कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना ज्यादा जरूरी है कि नहीं? बहुत जरूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं फॉलो हो रहे, वो हमसे पूछोगे कि पार्लियामेंट बताएगा? सर आपसे पूछेंगे, क्यों? यू आर द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यू आर द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम चेक करें तो गलत तो नहीं कर रहे? नहीं। डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू हम यूज करें, गलत तो नहीं करें? फिर नहीं। आपको नहीं लग रहा आप दोनों तरफ से बोल रहे हो? मैं बोलूंगा ही दोनों तरफ से, मैं तो वकील हूँ, तो दोनों तरफ के फेवर करूंगा। तो मेरे को तो लड़वाना है तुम लोगों को, तुम्हारे से आंसर निकलवाना है कि तुम बताओ कि कौन सही कौन गलत। और अगर नहीं है तो इसका तो कोई फैसला ही नहीं। तो देयर आर मेनी पेन पॉइंट्स ओवर द लास्ट years, few decades, in fact post independence, there have been many such positions where the parliament and the supreme court have come to blows at one another practically. So the first amongst them, the very famous one, was the Keshavananda Bharati. Keshavananda Bharati, the landmark case. Keshavananda Bharati was the state of Kerala 1973. What was the Supreme Court thinking? Supreme Court said, or what does the Supreme Court hold? Supreme Court said that Article 368, जो कि पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स है, पार्लियामेंट को अमेंड जो मर्जी किया जा सकता है, क्या उस पावर को आप यूज करके अनलिमिटेड चेंजेस नहीं कर सकते? पार्लियामेंट बोलेगा रुको, आप आर्टिकल 368 पढ़ो। आर्टिकल 368 says that notwithstanding anything in this constitution, the parliament in the use of its constituent powers can amend by the way of addition, insertion, variation any provision of the constitution. एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आई कैन चेंज एनी प्रोविजन अगर पार्लियामेंट को बात करो। तो सुप्रीम कोर्ट सेज नो, दिस इज नॉट डन। व्हाई? बिकॉज़ इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द वेरी रीजन दैट अगर अनलिमिटेड पावर्स यूज करे तो तुम तो एक्चुअली शायद वो भी हटा दो, मे बी, हु नोस। इट्स जस्ट अ ट्रांजिएंट मेजोरिटी ना। जो पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट कोई बिल्डिंग थोड़ा है, पार्लियामेंट इज द ट्रांजिएंट मेजोरिटी। 5 साल मेरी सरकार बन गई, मैं मेजोरिटी में हूँ, तुम्हारी सरकार बन गई, तुम हो गए। तो वाजपेयी जी ने क्या बोला था? ग्रेट वाजपेयी जी की द ग्रेट स्पीच क्या थी? सरकारें आएंगी, सरकारें आती रहेंगी, देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। करेक्ट। तो अगर मेरी सरकार आई, आ गई, और मैं लोकतंत्र ही हटा दू, लो, ये कैसी बात हुई? अरे, ने बोला एनी प्रोविजन ना, मैं हटा रहा, मैं लोकतंत्र ही हटा रहा, मैं डेमोक्रेसी हटा रहा। तो फिर वो ट्रांजिएंट मेजोरिटी तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स पे भारी पड़ गई ना। ओ, तो गड़बड़ है, हम ये होने नहीं देंगे, उन्हें भी नहीं चाहिए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में एक डॉक्ट्रिन डाला, जिसे बोला गया डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। जनाब आप सब कुछ कर सकते हो, पार्लियामेंट आप जो चेंज करना है करो, लेकिन आप कुछ क्रूशल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हटा सकते। एग्जाम्पल, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म, जुडिशियल रिव्यू, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी, रूल ऑफ लॉ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है, और ऐसे उस टाइम पे एग्जाम्पल्स दिए गए, लेकिन ग्रेट जुडिशियल इंडिपेंडेंस फॉर दैट मैटर, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजों को एग्जाम्पल के फॉर्म में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन डाला। अब पार्लियामेंट, इनफैक्ट ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ने इस बात पे भी बहुत कमेंट किया कि केशवानंद भारती केस वाज प्रॉब्ली द फर्स्ट इन दिस केस, जिससे हमको बड़ा एतराज है। ये तो एक सवालिया निशान है ऑन पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी कि आप सब कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। देखो सॉवरेनिटी, आधा इंच भी सॉवरेनिटी के ऊपर सवाल उठ सकता है। हम लोग जब फाइट करते हैं, जब हम बॉर्डर पे बोलते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे हमारे से। 1 इंच, बिल्कुल 1 इंच जमीन भी हमारी सॉवरेनिटी पे सवाल है। करेक्ट हो ना? तो वो होते टेरिटोरियल सॉवरेनिटी। हम 1 इंच भी नहीं देंगे।
तो वैसे पार्लियामेंट बोलता है कि जो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी में हम बोलते हैं कि हम भी 1 सेंटीमीटर भी नहीं देंगे, हम सॉवरेन है। आप कौन होते हो ये बोलने वाले कि आप क्या कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? जैसे ही आपने ये बात बोली, यानी कि कोर्ट्स ने ये बात बोल दिया, तो जी इट इज़ अफेक्टिंग माय पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। सवाल में मुद्दा है। उसके बाद फिर आया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, जो कि बड़ी फेमस जजमेंट हुई, एनजेएसी, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014। पार्लियामेंट ने पास किया। किसने पास किया? पार्लियामेंट ने पास किया। पार्लियामेंट ने बोला कि प्रेसिडेंट साहब आज के बाद अपॉइंटमेंट करेंगे जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की। पार्लियामेंट की पार्लियामेंट ने पास किया 99th अमेंडमेंट और आर्टिकल 124 कैपिटल ए 124 ए बनाया और बोला कि प्रेसिडेंट साहब जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बनाएंगे, अपॉइंट करेंगे, लेकिन इन कंसल्टेशन विद द न्यूली फॉर्म्ड बॉडी, जिस बॉडी का नाम डाला गया एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। इसको बोला गया इट्स अ 6 मेंबर्ड बॉडी, 3 जुडिशियल होंगे, 3 नॉन जुडिशियल होंगे, 2 एमिनेंट पर्सन होंगे। व्हाट नॉट, गेट इनटू दिस सम अदर। पार्लियामेंट ने जब ये लॉ पास किया तो फोर्थ जजेस केस हुआ, पॉपुलरली कॉल्ड एज स्कोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 केस। सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने बोला नो, नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज अगेंस्ट जुडिशियल इंडिपेंडेंस। जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का पार्ट, एसेंशियल फीचर है, वी डिक्लेयर इट नल एंड वॉइड। ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट साहब ने अभी हाल फिलहाल में, इससे भी पहले ये इस जजमेंट को भी राज्यसभा में बोला था कि जी सुप्रीम कोर्ट फैसला कर रही है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कैसे करनी है, हमने अमेंडमेंट किया, उसको उन्होंने नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया, हमारी सॉवरेनिटी का है। केशवानंदा भारती बोलते हैं कि तुम आर्टिकल 368 को नहीं यूज कर सकते। तो देयर आर मेनी सच जजमेंट जो ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट साहब ने ऑलरेडी पॉइंट आउट कर दिया कि हमको तो हमारी बड़ा एतराज है, हमको ये सारे ये क्या हो रहा है, हाउ इज दिस, हाउ आर दीज थिंग्स हैपनिंग, व्हाई इज दिस अलाउड टू बी डन। तो अगर उनकी स्टेटमेंट अभी देखोगे तो पहले ये देख लो, जो मुद्दा है पहले मैं तुमसे लड़वा तो दूं। तो एक साइड पे डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, लेजिस्लेटिव बोलता है जी मेरे को अपना काम करने दो, एग्जीक्यूटिव बोलता है जी मुझे अपना काम करने दो, जुडिशरी बोल रहा है हमारा भी अपना काम है। जुडिशरी को लेकिन एक एक्स्ट्रा काम है, वो एक्स्ट्रा काम वो है कि पावर है रादर कि इट कैन गो इनटू योर टेरिटरी एंड चेक वेदर यू आर डूइंग योर जॉब प्रॉपर्ली। तो सवाल ये आ रहा है कि इज आर पार्लियामेंट सॉवरेन? तो कहीं तुम्हें ऐसा ऐसा तो नहीं लग रहा मैंने लिखा है इज, इट इज डिबेटेबल? मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला इज इट डिबेटेबल। इन अदर वर्ड्स मैं तुम पर छोड़ रहा हूं, तुम बता दो कि पार्लियामेंट सॉवरेनिटी अनडिबेटेबल टॉपिक है, इसके ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता कि पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है इंडिया में कि नहीं है। कमेंट सेक्शन में डालो, काफी कुछ डालना पड़ेगा तुमको, पता तो चले कि तुमको समझ में भी आ रहा है कि नहीं। तो क्या पार्लियामेंट कुछ भी कर सकता है? देखो सॉवरेन का मतलब तो यही हुआ ना कि पार्लियामेंट कुछ भी बना सकता है, कोई भी लॉ बना सकता है, regardless and without even considering what is anybody else or the three organs of the other two organs are thinking, who knows। तो अगर मैं यहाँ पर ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट साहब की बात करूंगा तो ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट साहब बोले कि अगर जरा भी इंटरवेंशन हो, जरा भी छेड़खानी हो, जरा भी छेड़खानी हो, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अबरेशन मानना चाहिए। मतलब पार्लियामेंट की पावर में जरा भी छेड़खानी होगी, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल एबरेशन मानना चाहिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के खिलाफ है जी, ये एब्सोल्युटली गलत बात है। फिर इन ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट साहब का पता, और देखो एक्चुअली उनका ये लॉजिक समझने की कोशिश करो। एंड मैं यहाँ पर, मैं तो दोनों साइड को फेवर नहीं कर रहा हूँ और दोनों साइड को ही फेवर कर रहा हूँ, तो मैं तो दोनों साइड की बात रख रहा हूँ। उनका कहना ये बात है कि एक बात बताओ, ओके, एग्जीक्यूटिव किसकी वजह से? पार्लियामेंट की वजह से, क्योंकि हम लोग लॉ बनाते हैं, राइट। तो पार्लियामेंट में बाय लॉ सैलरीज कौन डिफरेंट है? पार्लियामेंट में बाय लॉ सारी पावर्स कौन बनाता है? इनफैक्ट सब कुछ पार्लियामेंट से ही शुरू होता है, सारी सैंक्टिफिकेशन पार्लियामेंट से होते हैं, हर अथॉरिटी को पावर पीछे से पार्लियामेंट से मिलती है। फॉर दैट मैटर इवन 138 139, राइट, सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत सारे रिट पावर्स, उनके जुरिस्डिक्शन को एक्सपैंड वगैरह करने के पावर्स भी पार्लियामेंट के पास ही है। In fact, there is no taking away from the fact that the judges of the Supreme Court are appointed by the president, but the number of judges in the Supreme Court is determined by the parliament. Male. Okay, so if you read Article 124 of the Constitution, it says that there shall be a Supreme Court with the Chief Justice of India and such number of judges that the president may from time to time decide, and that is determined by the parliament by law. Important. तो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी का पॉइंट हुआ, फिर हमको पता चला कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है। डेमोक्रेसी से ऊंचा तो कुछ होता नहीं, गवर्नमेंट बाय द पीपल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल।
राइट? पार्लियामेंट इज द वन जिसने सारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, सॉवरेनिटी यही है, लॉ वो बनाते हैं, सबको सैंक्टिफिकेशन वही देते हैं, वी नो ऑल ऑफ दैट पार्ट, एंड ऑफ कोर्स वी कैन नॉट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है। तो अब इस चीज को एक साइड पे बैलेंस करो, दूसरी साइड पे बोलो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है या नहीं है? राइट? तो द पॉइंट हियर इज, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है और हम लोग कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है, तो हम इंटरप्रेट तो करेंगे ना। अब ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट साहब क्या बोल रहे हैं? ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट सर, है आपके पास इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, लेकिन वो छोटा सा का जो जो स्कोप है, स्लिट है, इट कैन नॉट बी अ फ्लड गेट, यानी कि आप सब कुछ नहीं कर सकते। फिर से वही प्रॉब्लम जो मैं तुमको अभी अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, कि थोड़ा थोड़ा का मतलब क्या होता है? थोड़ी थोड़ा, मैं थोड़ा आपकी टेरिटरी में जा सकता हूं, आप थोड़ा जुडिशियल इंटरवेंशन कर सकते हो, आप थोड़ा इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। ये क्या है? व्हाट इज थोड़ा? देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ थोड़ा, इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म्स, एंड दैट इज व्हाई जब तक हम लोग एक दूसरे के साथ सहमति से काम करेंगे, तब तक तो ये मुद्दा बनेगा ही नहीं। Okay? और जैसे ही सहमति से नहीं होगा, तो ये सवाल फिर सामने आ जाएगा, इज आवर पार्लियामेंट सॉवरेन? Because if our parliament is sovereign, then and it can make any law, then where is judicial review? तो ये रहेगा तो ये नहीं रहेगा, okay? ये है तो ये है, यू अंडरस्टैंड? तो अगर पार्लियामेंट कुछ भी कर सकता है, तो फिर जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? राइट? और अगर जुडिशियल रिव्यू नहीं होता, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलने का क्या सवाल है? और अगर कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट नहीं है, तो इसका मतलब तो वही वाली बात है कि फिर ट्रांजिएंट मेजोरिटी जो है, वो आकर कुछ भी बदल दे, वो भी एक्सेप्टेबल है। आई एम लीविंग इट टू यू, लड़ाई करो, ओके, लेकिन उसको लड़ाई करने से पहले इन सवालों के जवाब दो, राइट? कि विल यू बी एबल टू एड्रेस दीज क्वेश्चन? तो तुम्हें क्वेश्चन एड्रेस करने पड़ेंगे विद रिलेशनशिप टू द एंटायर थिंग। अब दिस ब्रिंग्स अस टू द थर्ड मुद्दा, और ये थर्ड मुद्दा फिर से इन्हीं दो मुद्दों से डील कर रहे हैं। तो आई होप तुमको ये दो पॉइंट समझ में आ गए। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड द थर्ड वन। तो अब आया है चर्चा दोबारा नेशनल कोर्ट ऑफ अपील पे। नाउ टू अंडरस्टैंड नेशनल कोर्ट ऑफ अपील, तुमको थोड़ा बहुत हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी समझना पड़ेगा। देखो ऐसे करके ना स्ट्रक्चर है हमारा जुडिशरी का, देयर इज अ ट्रायंगल, इट्स लाइक अ पिरामिड, एक्चुअली लाइक अ पिरामिड। बहुत सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, बहुत सारे लोअर कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स, तहसील कोर्ट्स, जितने कोर्ट्स का नाम लेने लो, ऐसे कई सारे कोर्ट्स हैं, बहुत सारे, हजारों हो गए। फिर ऐसे करके स्ट्रक्चर ऊपर आता है, यहाँ पर आता है कुछ हाई कोर्ट्स, so about a few dozen high courts of the state are there. Then there is just right at the top, just one singular Supreme Court, one apex court, which is located at New Delhi. Article 130 के अनुसार the seat of the Supreme Court shall be at New Delhi. तो ये ट्राइंगल है, the pyramidal structure, an integrated structure, एक साथ ये एक ही यूनिट में एक कनेक्टेड है, लेकिन इट इज थाउजेंड्स नहीं होंगे, चल थाउजेंड भी मान लो, क्या फर्क पड़ता है? Thousands of subordinate courts of all varieties, revenue से लेकर civil, matrimonial, tax, name it, all of these courts, a few dozen high courts and one singular apex court. अब ये जो apex court है, Honorable Supreme Court, this Honorable Supreme Court is the highest appellate court in India. मतलब it entertains appeals from every possible court from here, except probably the military courts and the court martials. Those courts, all of those courts का सबका अपील, अब प्रॉब्लम सुनो, जितने कोर्ट्स होंगे, जितने कोर्ट्स में जितने केसेस होंगे, उसमें से एक जीतेगा एक हारेगा। जो जीतेगा वो घर खुशी खुशी लड्डू लेकर जाएगा, जो हारेगा वो अपने वकील के पास जाएगा, बोलेगा साहब अपील फाइल करो। सिंपल सी बात है। इन अदर वर्ड्स, द नंबर ऑफ अपील्स पॉसिबल इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ केसेस। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा तो है नहीं कि जी लोअर कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ फैसला आ गया या तुम्हारे फेवर में फैसला हो गया, तो केस ही खत्म हो गया। नो,
अगर तुम जीते तो तुम्हारे लिए केस खुश हो गया, तो तुम बोलोगे हे भगवान मैं जीत गया, चलो जी कोई बात नहीं। लेकिन जो हार गया वो अपील फाइल करेगा। लेट्स टेक द मैटर टू द हाई कोर्ट नाउ। तो तुम लोअर कोर्ट में जीते या हारे, मैटर गया हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट में फिर वही प्रोसेस रिपीट होगा, या तो तुम जीतोगे या तुम हारोगे। जीतोगे तो लड्डू लेकर जाओगे, हारोगे तो वकील के पास जाओगे, वो अपील फाइल करेगा। तो इन अ वे हजारों कोर्ट के जितनी भी अपील्स है, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ देम आर अल्टीमेटली मूविंग टुवर्ड्स द सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट की प्रॉब्लम यह है कि सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम 34 जजेस है। एज ऑफ नाउ आर्टिकल 124 के अनुसार देयर आर 34 जजेस। 34 जजेस भी आमतौर पर सिंगल बेंच पे नहीं बैठते थे, 2 या 3 के जजेस के ग्रुप में बैठते, 2 जजेस या 3 जज बेंच होते। मोर और लेस टेकिंग ऑल कंडीशन इधर कर लो, आपके पास 12 13 14 कोर्ट्स होंगे विच आर एक्टिव। और कितने नीचे कोर्ट्स, हजारों। कितने हाई कोर्ट्स है, डजन्स। ऑल ऑफ देम एंडिंग इनटू द सुप्रीम कोर्ट। मैं इतना भी इसको ओपनली नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज इतना इजीली सुप्रीम कोर्ट में अपील जाती नहीं है। देयर इज अ स्पेशल लीव पिटिशन का कॉन्सेप्ट आर्टिकल 136 एंड मोस्ट ऑफ देम फॉल्टर। लेकिन मैं बोल रहा हूँ 1% केस भी चले जाते, एक 1%। तुम्हें मालूम है 1% केसेस जाकर अगर 12 13 कोर्ट्स में जाके फिट हो जाएंगे, एंड देयर यू विल हैव टू डिस्कस, एंड प्लीज डोंट मेक मिस्टेक अबाउट इट, सुप्रीम कोर्ट को और भी है, और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, द काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन पे होता है। जैसे अभी अभी आपके सामने हो रहा था सेम सेक्स मैरिजेस पे डिस्कशन, प्राइवेसी पे डिस्कशन, ओके, वो एक अलग ही पार्ट होता है, वो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस होते हैं जिसमें मिनिमम 5 जजेस बैठते हैं। So what happens is the Supreme Court becomes clogged. As of now, more than 79,000 cases are pending in the Supreme Court. 79,000 cases. Considered divided by 14 15 courts. Okay, as of now. Do you understand it's about 5 6 7,000 cases per court? And litigation is continuously happening. ऐसा तो है नहीं कि ट्रैफिक रुक गया। So there is a huge pendency in the Supreme Court. And this is like becoming mathematically very difficult, in fact practically भी very difficult for you to be able to even think। थोड़ा सा mathematically भी सोचोगे तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखूंगा, एंड दिस इज द डेटा विच आई टुक आउट वेरी रिसेंटली, तो ये हमारे रिकॉर्ड्स है। हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस आर 39 इन नंबर। हाई कोर्ट में पेंडिंग केसेस, ये इंडिया की बातें हो रही है, हाई कोर्ट की पेंडिंग केसेस ऑल इंडिया इज 6.18 मिलियन केसेस। व्हाट? 6.18 million is 66,18,000 plus cases। ये बहुत recent data है, तो I think we are fairly accurate to this part। Disposed of matters 37.36 million। High Court listed today, आज के आज, ये आज के आज 68,000 cases add हो गए। Go to the lower line, there are district and taluka court complexes, जो मैं lower courts बोल रहा था, which is 3,508 case कोर्ट्स, जो मैं नीचे का बेस बता रहा था, जिसमें इस टाइम पर पेंडिंग केसेस आज की डेट में 44.53 मिलियन केसेस, दैट इज 4.5 करोड़ के आसपास केसेस पेंडिंग है। लास्ट मंथ 12 लाख केसेस हम लोग, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने रिजॉल्व कर दिए, फैसला कर दिया है। और आज के आज 12 लाख केसेस, राइट, 1.24 मिलियन ऐड होते जा रहे। यानी कि देखा जाए तो जितने डिस्पोज ऑफ हो रहे उतने ऐड भी होते जा रहे। लिटिगेशन इज कंटिन्यूसली हैपनिंग। मैंने अभी अभी तुम्हें बताया था कि चाहे कोर्ट केस खत्म हो जाए, तुम्हारे लिए केस खत्म हुआ, नेसेसरली केस खत्म थोड़ा हुआ। इट इज ओपन टू अपील, इट विल गो टू द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से भी इट विल ओपन, एटलीस्ट इफ नॉट ओपन, इसका 1% निकाल लो ना, 37.36 मिलियन डिस्पोज ऑफ केसेस, 6.18 million, आप समझ सकते हो, यू आर स्टिल टॉकिंग thousands and thousands and thousands and thousands of cases bombarded at the honorable Supreme Court। तो सुप्रीम कोर्ट की अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारे मन में ख्याल तो आ ही रहा होगा कि सर सुप्रीम कोर्ट को फिर इतने सारे जजेस होने चाहिए ना। एक्चुअली जो इनिशियल थॉट प्रोसेस था वो ये था, सी जब ब्रिटिश टाइम्स थे तो द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश एट कैलकाटा, फोर्ट विलियम में। इफ यू रिमेंबर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1774 में एस्टैब्लिश हुआ था
चीफ जस्टिस दिलाया, एमपी को चीफ जस्टिस बनाया गया था। फिर एक और सुप्रीम कोर्ट बना विच वॉज एट बॉम्बे, एंड एक और बना विच वॉज एट मद्रास, चेन्नई। 3 हो गए। फिर उसके बाद इंडियन हाई कोर्ट एक्ट्स बना, ओके, ब्रिटिशर्स ने पास किया, फिर इनको हाई कोर्ट्स में कन्वर्ट करवाया गया। और 1937 में एक फेडरल कोर्ट की प्रोविजन हुई थी, अगर तुमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की प्रोविजन पढ़ी है तो। सुप्रीम कोर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस वे लेटर, 1950, व्हेन इट वाज इनॉग्रेटेड। सुप्रीम कोर्ट के बारे में विचार कुछ ऐसा था, ऐसा थॉट प्रोसेस ये था कि सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली, मतलब पीपल विल नॉट रश टुवर्ड्स द सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट्स हैव गॉट ट्रेमेंडस पावर, कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन है, वहां पर मैटर खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट आओगे क्यों तुम लोग? सुप्रीम कोर्ट तभी आओगे जब तुम कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर लेकर आओगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन होगा। लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं। एवरी मैटर विच इज पॉसिबल फ्रॉम हाई कोर्ट स्टार्ट्स रीचिंग द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरह सोचा गया था। इनफैक्ट इतना अच्छी तरह से सोचा गया था कि ओरिजिनल सुप्रीम कोर्ट में 1+7 जजेस थे। अभी तो 34 हो गए ना। इट वॉज 1+7 जजेस। 7 जज मतलब टोटल 8 जजेस। हाँ, तो सोचा ये गया था कि एट द मैक्स वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट रहेगा, उनका काम होगा कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन करना। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही है, ये तो कथा कुछ और ही बन गई। एंड सुप्रीम कोर्ट में मैटर्स हैव स्टार्टेड कमिंग। तो ऐसा भी नहीं है कि इसे सुप्रीम कोर्ट का दुख है। ये थोड़ा सा पुराना डेटा है, राइट? बट द पेंडेंसी इज इंक्रीजिंग बाय leaps and bounds. The number of courts are hardly able to catch up. और दूसरी बात है, देखो यहाँ पर हम लोग बात बोल बड़े आसानी से बोल देते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो कुछ भी बोल देते हैं। जस्टिस हरिड इज ऑल्सो जस्टिस बरिड। आप ये भी थोड़ा ना बोल सकते हो कि जस्टिस सिस्टम है, आफ्टर ऑल तुम न्याय के लिए गए हो, आपको थोड़ा ना कि यार खत्म करो यार, चलो एक मग मार दो, ऐसा थोड़ा ना होता है। इट इज अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ कंट्री। So there is huge pendency right from subordinate courts to the high courts to the Supreme Court. So there are many matters. Look at the same data again, age-wise pendency. Look at the left side of the screen. Okay, and this is a pretty old data. Okay, this is pretty old data. अभी तो मेरे पास recent data नहीं था. So this should be about 3-4 years back. तो तब भी ये हाल था, लेकिन मैंने सोचा इट इट यहाँ पर कोई तुम्हें ये सब मार्क्स थोड़ा आ रहा है कि किसको कितने परसेंटेज है। आई एम जस्ट सेइंग दैट द थिंग्स आर प्रीटी बैड। लुक एट द लोएस्ट पार्ट, इवन देयर आर केसेस व्हिच आर पेंडिंग टू 20 to 30 years, एंड वी आर इन दैट सिचुएशन बिकॉज द लिटिगेशन ऐड होता जा रहा है, केसेस ऐड होते जा रहे, ऐड होते जा रहे, ऐड होते जा रहे, एंड ये इट्स नॉट गेटिंग ओवर। एक और दुख क्या है, देर इज अ जुडिशियल वैकेंसी ऑल्सो। इतना होने के बाद, जबकि हम लोग को वी नीड एवरी हैंड ऑन द डॉक काइंड ऑफ स्टफ, लेकिन हमारे पास वैकेंसी ऑफ जजेस है हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, फॉर दैट मैटर इवन हाई सुप्रीम कोर्ट में बड़ा रेयरली हमारे पास फुल बेंच होता है। So, and again, this data is back. So this is 2017 data. I'm sure things are slightly up, slightly down. Not very bad. आज ही रिसेंटली मैंने ट्विटर पे जस्टिस प्रतिभा सिंह का ट्वीट पढ़ा, एंड इट वाज समथिंग दैट आई हैव बीन शेयरिंग विद एवरीवन। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर जुडिशरी आसान है क्या, जुडिशरी वेकेशन लेता है। यार दे वर्क वेरी हार्ड, एंड आई मीन इट, राइट? दे वर्क वेरी हार्ड। मैंने देखा हुआ है काफी लेट तक जजमेंट्स को डिस्कस हो रहा होता है, टाइपिंग हो रही होती है। तो आज आज थैंकफुली ये ट्वीट आया तो मुझे बड़े अच्छे लगा। तो उन्होंने बोला है, सेज आई फ्रीक्वेंटली रीड ऑन मीडिया दैट वी शुड स्टॉप समर वेकेशंस, विंटर वेकेशंस। ये बात तुम बोलते हो बहुत सारे लोग। देयर इज दिस परसेप्शन दैट जजेस वर्क फ्रॉम 10:30 to 4:30 एंड देन प्ले गोल्फ, which is a very important remark, a very scathing remark from you. And I'm very supportive of the judiciary इस मामले में कि बिल्कुल they really work hard. We work 2 hours before coming to work, then sit in court till 4:30, then do administrative work for an hour before finalizing order, then read tomorrow's briefs. Let me tell you that judges in India work for 14 to 15 hours a day. We find it very difficult to maintain work-life balance. This is quote unquote Justice Pratibha Singh in the tweet. And मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात, बिल्कुल सही बात है। तो जुडिशरी इज रियली ओवरवर्क, स्टिल ट्राइंग इज बेस्ट, बट इतना बड़ा फ्लो का करेंगे कैसे? अब मेरे पास बहुत सारे दुख हो गए। अरे मुद्दा तो बता दो। हाँ, मेरे पास बड़े सारे मुद्दे हो गए। मुद्दे मेरे ये हो गए, कहाँ गया हमारा मुद्दा? हाँ, मुद्दे मेरा ये हो गया कि अब मैं करूं क्या?
करने का पॉइंट यह है कि इट इज टाइम टू रिवैम्प द स्ट्रक्चर। आज जो न्यूज थी वो ये है, तो ये एक आर्टिकल है, इसे इसकी हमें स्ट्रक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट को चेंज करना पड़ेगा। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ना पहले मैं तुम्हें इससे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बता देता हूँ, फिर वील गेट डाउन टू दिस पार्ट। मैंने क्या बोला था सर, आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बना, राइट, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट बना 28 जनवरी 1950 का हमने इनॉग्रेट कर दिया, हाईएस्ट एपेलेट कोर्ट हो गया और सारे अपील वहां पर चले जाते। हमारे पास पहले बहुत सारे कम जजेस थे, पहले 8 ही जजेस की गेम चल रही थी, आज 34 है, लेकिन फिर भी सर हमारा काम हो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि बहुत ओवरबर्डनड है हमारा सुप्रीम कोर्ट। अब मैं इस बारे में क्या सोच रहा हूँ, सोचा ये जाता है क्यों ना, अच्छा, और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे प्रोविजंस में पहले भी सोचा गया। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने बिहार लीगल सपोर्ट सोसाइटी वर्सेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 1986 एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने भी बहुत बोली थी कि एक नेशनल कोर्ट ऑफ अपील बननी चाहिए। नेशनल कोर्ट ऑफ अपील का मतलब क्या है? नेशनल कोर्ट ऑफ अपील यह है कि क्यों हम सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 130, अब मैंने क्या बोला, आर्टिकल 130 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का सीट होगा न्यू दिल्ली। लेकिन अगर उस आर्टिकल 130 को थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ लो तो तुमको दिखेगा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन ऑल्सो एस्टैब्लिश अनदर बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट एनी अदर प्लेस, ऑफ कोर्स विद द कंसल्टेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो क्या वो वक्त आ गया है कि हम लोग नेशनल कोर्ट ऑफ अपील, यानी कि एक ही दिल्ली को सुप्रीम कोर्ट ना करके उसकी रीजनल बेंचेस भी बना दे, right? North zone, south zone, east zone, west zone. I mean, there are multiple multiple suggestions which have happened. लॉ कमीशन की काफी सारी रिपोर्ट्स में भी आया है। या फिर सुप्रीम कोर्ट को और दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया जाए, इन द सेंस कि जो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली वाला सुप्रीम कोर्ट है, जो मेन बेंच है, वो केवल कॉन्स्टिट्यूशनल काम करे जिसके लिए ओरिजिनली थॉट था, और नेशनल कोर्ट ऑफ अपील बाकी सारा काम कर ले, इन द सेंस कि दे कीप लुकिंग एट द अदर मैटर्स, अदर अपील्स, वो सारे अपील्स वहां चले जाए, सिविल, क्रिमिनल, टैक्स, रेवेन्यू, ये वाले, और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन वाले मैटर जाकर सुप्रीम कोर्ट में चले जाए। और दिस कैन इट, ऐसा हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल कि it may create less burden, it may create a situation when there is less burden on the Supreme Court. So there are different thought processes. सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में भी ये आया हुआ है। इनफैक्ट एनसीए की बातें 2014 से चल भी रही थी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। इनफैक्ट मैं बहुत टाइम तक क्लास में ले भी रहा था, लेकिन देन इट सडनली क्वाइटेड, nobody was speaking about it, and suddenly I saw this in the newspaper that yes, there is a possibility, or maybe somebody is thinking about it, or somebody should start thinking about it, because justice delayed is justice denied. And we don't want a kind of condition जहाँ पर Supreme Court becomes so overburdened कि wheels of justice start, absolutely go slow. The Supreme Court has tried whatever it has wanted to try, इन्होंने सब कुछ कोशिश भी कर ली, लेकिन अगर ये नहीं हो रहा है, should we, or is the time, or has the time come that we should be thinking in that direction? तो नेशनल कोर्ट ऑफ अपील अभी इस पॉइंट पे हो रहा है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाए, और एक फाइनल कोर्ट ऑफ अपील बन जाए। तो जितने भी सपोज हाई कोर्ट से आ गए वो रीजनल बेंच एक नॉर्थ जोन में बना दिया जाए, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में। लेकिन एक दुख भी है, ओके, बिकॉज अभी भी ये प्रॉब्लम है। जो मैं ऐसे सोचता था जब मैं पढ़ाता था, तो आई यूज टू थिंक ऑन दैट लाइन कि यार सपोज मैं नॉर्थ का बनाऊं तो नॉर्थ वाला कहाँ बने? बिकॉज सपोज मैं मानूं कि जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ऐसे आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, यूपी में ये आ जाए, तो वो कहाँ डाले उसको? वो बेंच कहाँ बने? पंजाब में बने, हरियाणा में बने, हिमाचल में बने, जम्मू एंड कश्मीर में बने, दिल्ली में बने, कहाँ बने? यूपी में बने, कहाँ बने? राजस्थान, कहाँ बना रहे हो? वेस्ट वाला कहाँ बनाना है? ईस्ट वाला कहाँ बनाना है? कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा? तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि ये डिस्पोजल ऑफ मैटर्स जाते जाते, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा फेडरलिज्म पे सवाल उठने लग जाए, या फिर उसमें भी भेदभाव का टेंशन आ जाए? बिकॉज जब तक ये लॉ ना बनेगा, जब तक ये पार्लियामेंट इसको डिस्कस नहीं करेगा ना, आई एम टेलिंग यू दिस विल नॉट गोइंग टू बी एन इजी अमेंडमेंट, because every state will have a concern on this part. Also, the language communication,
कि बिकॉज देयर आर मेनी स्टेट्स जहाँ पर वो बिल्कुल साथ साथ में होने के बावजूद लैंग्वेजेस आर डिफरेंट, फिर क्या होगा? बिकॉज एक चीज हमने बड़ी कॉमनली नोटिस की थी, अभी तो थोड़ा कम हो गया बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, लेकिन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम होता क्या था कि सुप्रीम कोर्ट में ज्यादातर अपील्स नॉर्थ के हाई कोर्ट से जाती थी। ठीक है, तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, यहाँ से राजस्थान हाई कोर्ट, यहाँ से ज्यादातर केसेस ना पहुंच जाते थे सुप्रीम कोर्ट में। ओके, द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से बहुत कम आते थे, अभी थोड़ा रिसेंटली बेटर हो गया, एंड दैट प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी, geographical proximity. We don't want that all that to happen because ultimately justice is also based upon similar opportunity. तो ये अभी के लिए सवाल है, आपके इस बारे में क्या विचार है? आप डाल सकते हो कमेंट्स में, क्या नेशनल कोर्ट ऑफ अपील होना चाहिए या नेशनल कोर्ट ऑफ अपील नहीं होना चाहिए? इज नेशनल कोर्ट ऑफ अपील्स द आंसर to the problems that we are facing in the judicial environment with relationship to pendency of the courts and so on and so forth? क्या हमको ऐसा लगता है, should we stop at this or should we decide something else? Think about it. इसको कमेंट्स में डालो, मैं देखना चाहूंगा तुम्हारे विचार क्या है। बट बिफोर यू आंसर दिस क्वेश्चन मैं तुमसे बड़ी जिम्मेदारी वाला आंसर चाहता हूँ। You will have to think on terms of constitution. You will have to think in terms of constitutional provisions. You will also have to think in terms of federalism. कोई भी आंसर मैं यहाँ पर सिंपल भाषा में पढ़ा जरूर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम लोग किसी भी इन वर्ड्स को लेमैन थॉट प्रोसेस से करो। तुम लोग यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो, और अगर आप कंसर्न सिटीजन होने के नाते भी देख रहे हो, तो मैं जो तुमको पिछले घंटों भर में पढ़ा रहा हूँ उसमें मैंने कोई भी बात पॉलिटिकल नहीं बोली। जो भी बताइए वो तुम्हें टेक्निकल बताइए, लीगल बताइए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पे बताइए। तो आपका आंसर भी बड़ा लीगल, टेक्निकल और ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। पॉलिटिकल आंसर्स की और लेमैन लैंग्वेज की यहाँ पर जरूरत नहीं। आप मुझे ये बात बताओ कि अगर नेशनल कोर्ट ऑफ अपील्स बन जाता है तो फायदा क्या होता है, ये तो हमें पता है, लेकिन इसके रिस्क क्या है? what is the problem or what are the possible problems that can occur because of national court of appeals? अगर ये बन जाए तो क्या इशू हो सकता है फेडरलिज्म का, क्या इशू हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पे, और शायद एक और थॉट प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर ऑल्सो। तो इसका आंसर डालना ओके कमेंट सेक्शन में, और अपने आप को सोचना, फर्स्ट थिंक अबाउट इट बिफोर यू पुट एन आंसर टू दिस, ताकि हमें पता चले एग्जैक्टली कि क्या आपका थॉट प्रोसेस है। सो आज हमने इस पूरे एक जो भी घंटा में हम लोगों ने तीन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस कर लिए। वीटो द गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट वांट्स द पार्लियामेंट टू बी मोर पावरफुल, एंड एनसीए पे चर्चा की है। आई होप तुम्हें ये एंजॉय किया तुम लोगों ने, और इसको तुम अच्छी तरह से समझ पाओगे। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इसको लिख कर देखो, बिकॉज ये दिस इज एज गुड एज इट गेट्स। बिल्कुल टेक्निकल डिस्कशन थी, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कशन थी। दिस एब्सोल्युटली ऐसे पढ़ते हैं पॉलिटी, राइट? आप लोग जिस तरह से आमतौर पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं वैसे मत करो। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ वैसे उसको फॉलो करते चले जाओ, ये तुम्हें बहुत काम आएगा एग्जाम में। तो ये एक तो ये हो गया, इसको लिख लो। और नेक्स्ट जरूर कमेंट सेक्शन में डालो कि व्हाट आर द टॉपिक्स दैट यू वांट इफ आई हैव मिस्ड एनीथिंग इन नवंबर 23, या फिर उससे पहले भी। लेकिन जब भी डालोगे तो उसमें मंथ लिख देना कि जी इस मंथ में ये फला फला आर्टिकल आया था, प्लीज शेयर इट, उसका हो सके तो लिंक भी डाल देना। तो इट विल बी इजी फॉर मी टू लुक आफ्टर दिस पार्ट। तो इससे पहले कि आई साइन ऑफ, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, हमारा एक बहुत ही सॉलिड ऑफर चल रहा है आपके लिए 30 नवंबर तक, 50% ऑफ, 6 months फ्री एक्सटेंशन मिलेगा। द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स फ्रॉम प्रीलिम्स टू मेंस टू ऑप्शनल्स आपको गाइड करने के लिए तैयार है। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। आई होप यू विल एंजॉय दिस, एंड ऐसे ही टॉपिक्स मैं लेकर आता रहूंगा, एंड आई होप यू विल पार्टिसिपेट मोर एंड मोर। थैंक यू वेरी मच। Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind. And don't forget to use my code SIDLIVE to join me on Unacademy. In the words of Unacademy, let's crack it.